कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण तथा प्रकाश के एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं परावर्तन, कि किस प्रकार दर्पण से परावर्तन होता है। तो देखिए, ये जो स्टार, देखिए स्टार बना लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं, नहीं तो आप देख लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि परावर्तन दर्पण से कैसे होता है। देखिए, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एक प्रकाश की किरण है जो इधर से आई है। ये मान लीजिए ये जो नीचे है ये एक कांच का तल है, चिकना कांच का तल है। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर इस बिंदु पे आती है और इस बिंदु पे सीधा विलंब होती है, मतलब सीधा लंब होती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। इसे परावर्तित कोण कहते हैं और इसे आपतित किरण कहते हैं। देखिए, और इसे केंद्र कहते हैं जहाँ पर अभिलंब है। यहाँ पर देखिए आपतन। अब देखिए इसके बारे में इतना जानेंगे, हम देखिए इसके आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे है होता है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, साइन आई बराबर साइन आर। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर आपतित किरण क्या है, आपका आई हो गया, और परावर्तित कोण क्या है, आपतित कोण आपका हो गया आई और परावर्तित कोण हो गया आपका आर हो गया आर। देखिए हम आपको यहाँ पे निशान लग दें, आपतित कोण आई हो गया और परावर्तित कोण आर हो गया। और कोण कहाँ से बनेगा, लंब में से बनेगा। तो सदैव कोण आई बराबर होता है कोण आर के समांतर होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल में है, यहाँ यहीं से सब कुछ है, यही केंद्र है, यही सब कुछ है। देखिए आपतित किरण भी यहीं से है, अभिलंब भी यहीं पे है और परावर्तित कोण भी यहीं पे है, तीनों एक ही तल में है। उसी को कहते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए अब आगे आते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, द्वारक, गोलीय दर्पण के सिरे के दो बिंदु को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर M1 M2 जो दर्पण की लंबाई होती है उसी को मिलाने की रेखा को द्वारक कहते हैं, जैसे कि M1 M2। अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये सब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं कि दर्पण में क्या क्या होता है और किसका क्या कार्य होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितना कवर हो रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। जिस खोखले गोल का भाग होता है उसे गोल के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे भी। ठीक है, और देखिए मुख अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये गया है ना, ऐसे ही आपको हम आगे समझाएंगे। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं जहाँ पर प्रकाश की किरण जाती है और टकरा कर फोकस से निकल जाती है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अभी हम आपको बताएंगे। देखिए ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस, यही सबसे मेन है, मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को टकराकर या मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतीत लिखा है, प्रतिबिंब नहीं लिखा, प्रतीत होती है। जैसे कि अवतल दर्पण में जब होता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो
प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी दर्पण के पीछे बनता है, तो उसे कहते हैं प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब आभासी बनता है। और बाकी जितने छह कंडीशन होता है, लास्ट वाले कंडीशन में जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे आभासी बड़ा बनता है, लेकिन बाकी में वास्तविक सीधा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे आगे आपका देखिए फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है या कहते हैं। जो आप समझ जाए, जो आप लिख ले। एग्जाम में कोई भी लिखेंगे कहती है या कहलाती है, एक ही बात रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मुख अक्ष है, जो ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष में क्या होता है, वक्रता केंद्र हमने आपको पढ़ाया। फिर हमने फोकस का, देखिए यही मुख फोकस है। और ये मान ली अवतल दर्पण है, अवतल देखिए इसकी जो उभरी हुई परत है वो बाहर की तरफ है और परावर्तन पृष्ठ अंदर की तरफ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रकाश की किरण है। जब देखिए आगे हम जब पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा, जब अब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर मुख फोकस से निकल जाती है। देखिए अब यहाँ पे इतना समझ आ गया। दर्पण द्वारक प्रतिबिंब बनता है। प्रथम नियम, जब प्रकाश मुख अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण होता है, इसमें सारी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में आगे हम जब पढ़ेंगे लेंस के बारे में या उत्तल दर्पण के बारे में, तो उसमें प्रतीत होता है मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया वैसा यहाँ पे कंडीशन है। देखिए यहाँ पर अब हम उत्तल और अवतल दोनों दर्पण से देखिए प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब यहाँ पर भी देखिए हम आपको समझा दें। यहाँ पे देखिए मुख अक्ष के समांतर यहाँ पर गया है प्रकाशीय केंद्र और उसके बाद दर्पण से टकरा कर मुख फोकस से निकल गया है। फिर देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण, देखिए इसका उभरे हुए परत अंदर की ओर है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब जाएगा मुख प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो ये टकरा कर नहीं जाएगा, ये सीधे टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा अलग दिशा में, लेकिन प्रतीत होगा जाता हुआ कहाँ पर, मिलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल रहा है सीधे सीधे से, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब द्वितीय नियम देखते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए द्वितीय नियम हो गया। अब देखिए यहाँ पर तृतीय नियम आपको समझाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र हमने पीछे पढ़ लिया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए जब वस्तु या प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र से होकर निकलती है तो दर्पण से टकराकर फिर उसी मार्ग में जहाँ से आती है उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ पर टकराकर उसी मार्ग में पर जाती हुई प्रतीत होती है, कि उसी मार्ग में जाती हुई प्रतीत होती है। सी से यहाँ से आभासी हो गया ना, यहीं से ये टकरा के वापस चला गया, लेकिन यहाँ से इसका बिंब बनेगा यहाँ पर सी पे, कि यहाँ से टकरा कर जाती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो आभासी नहीं है, यहाँ पर वास्तविक है कि दर्पण से टकरा कर वापिस जा रही है प्रकाश की किरण। अब आगे आते हैं। देखिए प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरण वस्तु से किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे दूसरा बिंदु पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन के बाद पश्चात न, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब बताते हैं आपको। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब।
जैसा कि हमने आपको पहले कंडीशन में बता दिया था वास्तविक कहाँ बनता है और आभासी कहाँ बनता है। अब आगे भी बता देते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है और इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब का गुण होता है। और देखिए यहाँ पर आभासी, आभासी में यही थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आभासी, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, या परंतु आप इसका फोटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखिए अब हमने समझा कि यहाँ पर पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये आभासी है, ये दिखेगा ही नहीं पर्दे पे। इसका फोटो लिया जा सकता है, परछाई जैसा होगा, लेकिन इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में अंतर है, कॉमन सा अंतर है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए यहाँ पर हमारा वस्तु कहाँ पे है, वस्तु हमारा है अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे हो जाएगा तो प्रकाश की किरण जाएगा, सीधे जाएगा, फिर मुख अक्ष के समांतर जाएगा, फिर फोकस से टकराने के बाद निकल जाएगा और फिर यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। मतलब जो होगा वो जब बिंदु कहीं पे कटती है या टकराती है, पहले हमने पढ़ चुका है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है और जितना बड़ा कटेगी या टकराएगी उतना बड़ा प्रतिबिंब है। यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा कट रहा है, एकदम छोटा सा, कितना छोटा एकदम प्रतिबिंब बनेगा। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बना है, सिंपल सी बात है। वस्तु कहाँ पे है, आपका अनंत पर है, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब आपका फोकस पर। प्राकृतिक कैसा है, वास्तविक उल्टा जो है, ये वास्तविक है, ऐसा तो नहीं है कि आभासी है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है ना, वास्तविक है और उल्टा है और आकार में बहुत छोटा है, बिंदु का आकार, बिंदु के आकार का ये होता है प्रतिबिंब, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।